हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का जो क्वेश्चन आप लोगों ने भेजा है और इसका जो सेट मेरे पास आया है उसका मैं डिटेल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में कराऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ स्टूडेंट। आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम। आई एम नेट जेट क्वालिफाइड एंड PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। दिस इज माई मोबाइल नंबर 9320634901। मेरा ऐप है शिप्रानॉमिक्स। मेरे ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें अगर मैं स्टार्ट करूं, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो B-A करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए 3 माइनस -24 है ना, 3 माइनस 24, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 24 इज इक्वल टू 27। तो ये जिनका भी क्वेश्चन है आपने बिल्कुल सही लगाया है, 27 इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है आपका, मार्जिनल कॉस्ट इसमें आपको निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है ना। तो डिफरेंशिएशन आप करोगे, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, AXN इज इक्वल टू ANXN-1 ये होता है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो 10 तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। 15 होगा -12Q होगा +3Q² होगा डिफरेंशिएशन के बाद। तो आपने जो लगाया है बिल्कुल ही सही लगाया है। 2 में हमारा जवाब होगा 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ऑल डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पे ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो पे ऑफ मैट्रिक्स जो है ये अनसर्टेन हो जाता है। ठीक है, तो यदि पे ऑफ मैट्रिक्स में से सभी दुर्बल व्यूह रचनाओं को हटा दिया जाता है तो खेल का जो हल है वो गायब हो जाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ गेम डिसअपियर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, निम्न मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है। ट्रेस जो होता है स्टूडेंट, वो जो डायगोनल होता है ना, उस पूरे डायगोनल को हम जोड़ देते हैं। जैसे ये आपका डायगोनल होगा इस मैट्रिक्स में 1 0 एंड -1, तो 1 -1 कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 + 0 - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ट्रेस निकालते हैं तो डायगोनल को लिया जाता है, तो यहाँ पर जवाब होगा आपका 0। रेखीय प्रोग्रामिंग में जो ड्युअलिटी थियरम है, ड्युअलिटी थियरम को लिनियर प्रोग्रामिंग में किसने यूज़ किया था, तो यहाँ पर जवाब होगा वॉन न्यूमैन। ठीक है, अभी देखो लीनियर प्रोग्रामिंग में 2-3 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग, इसको डैंड्जिक के द्वारा सिंप्लेक्स मेथड निकाला गया था। एक मेथड क्या है, सिंप्लेक्स, ये निकाला था डैंड्जिक ने। और जो ड्युअलिटी का मॉडल है, ड्युअलिटी का मॉडल दिया था वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमैन होगा। आपने जो डैंड्जिक लगाया है, डैंड्जिक का सिंप्लेक्स मेथड है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक क्लब वस्तु की विशेषता क्या है, क्लब गुड क्या है। तो देखो क्लब गुड क्या होता है, जैसे मूवी थिएटर का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। क्लब गुड जो है ये पब्लिक गुड है, लेकिन इसमें बहिष्करणीयता होती है, एक्सक्लूडेबिलिटी होती है। ठीक है, मूवी थिएटर में सभी जाते हैं लेकिन जिन लोगों ने टिकट का पैसा नहीं दिया है वो नहीं जा सकते, तो इसमें बहिष्करणीयता या एक्सक्लूडेबिलिटी का गुण होता है। 7th क्वेश्चन है, उस वस्तु का क्या नाम है जो केवल एक दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के लिए लाभप्रद हो सकती है। तो इसका जो आंसर है लोकल पब्लिक गुड, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो जैसे म्यूनसिपैलिटी वाली जो सर्विसेज हैं, है ना, लोकल पब्लिक गुड्स में आती है। जो कचरा निवारण के लिए जो गाड़ी घूमती है वो आ जाती है, लोकल रोड्स आ जाते हैं। तो ये जो है गैर प्रतिद्वंदी या आंशिक रूप से प्रतिद्वंदी हो सकती है। यहाँ पर दिया है, यदि उपभोक्ता का प्रतियोगिता फलन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, उपयोगिता फलन दिया हुआ है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, तो इसमें भी हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे और ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, AY/1 - αx। 9th नंबर है कि मांग फलन दिया हुआ है, P और Q कीमत और मात्रा है, वस्तु की कीमत 5 रुपये, तो मांग की लोच। मैं हमेशा कहती हूँ स्टूडेंट, अभी जो आप लोग UGC नेट की भी तैयारी कर रहे हो उनको भी मैंने बोला है कि बड़ा ही फेवरेट सा क्वेश्चन होता है ना। तो ये क्वेश्चन का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, dQ/dP × P/Q।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ डी क्यू बाई डी पी, मतलब ये जो क्वांटिटी का फलन है ना, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो कितना है आएगा, -4 प्लस 2p। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 प्लस 2p। प्राइस आपको दिया हुआ है, प्राइस आपको दिया हुआ है कितना, 5 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे -4 प्लस 2 इंटू 5, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 प्लस 10, तो इसका जवाब होगा 6। मतलब ये हमने अभी ये निकाला है डी क्यू बाई डी पी, ये आ जाता है 6 इंटू प्राइस कितना दिया हुआ है, 5 रुपया। इसी प्राइस को आपने इसमें रख करके क्वांटिटी निकाल लेनी है, 25 माइनस 4p प्लस पी स्क्वायर। क्वांटिटी निकालने के लिए 25 माइनस 4p तो कितना होगा 20, प्लस पी स्क्वायर तो कितना होगा 25, तो क्वांटिटी हमारी आ जाएगी 30। ठीक है, तो 5/30, यहाँ से इसको 6 से काटेंगे, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर जवाब क्या होगा, 1। तो आप लोगों में से अब देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यहाँ पे +1 और -1 भी है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मॉड्यूलस में लेके चलते हैं। ठीक है, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट ने भेजा है कि मैम -1 होगा, -1 नहीं, इसको +1 में लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, रैखिक प्रोग्रामिंग मॉडल के चरण दिए हुए हैं, चरणों का सही क्रम निकाले तो 10 में आपका जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, आप लोगों ने देखो क्वेश्चन का सेट जो भेजा है ना, काफ़ी आड़ा तिरछा है, कुछ क्वेश्चन मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे थे, मैंने चश्मा लगा के भी देखा तो क्वेश्चन मुझे नहीं दिखाई दिए। तो जो क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे उन क्वेश्चंस को आप दोबारा से भेज दोगे तो मैं कमेंट बॉक्स में उनके सॉल्यूशन डाल दूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निस्कैनन मॉडल। पब्लिक सर्वेंट के बारे में निस्कैनन मॉडल ने बोला है, पब्लिक सर्विसेज के बारे में बोला है ना। जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनका ठोस निजी हित होता है, वो क्या करते हैं, वो बजट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। निस्कैनन मॉडल मैंने यूट्यूब पे भी कराया है और अपने स्टूडेंट्स को ऐप पर भी कराया है। निस्कैनन मॉडल का ये जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन सही है। पब्लिक सर्वेंट का कुछ सब्सटैंसिव प्राइवेट इंटरेस्ट होता है, वो बजट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, अपनी सैलरी भी रेगुलराइज करना चाहते हैं, और वो बजट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, सार्वजनिक सेवाओं की अधिक आपूर्ति करती है। तो यहाँ पर 11 में होगा 1। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण मेरिट वस्तु का नहीं है, तो यहाँ पर कल्याणकारी सेवा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवा है, मनोरंजन रिक्रिएशनल ड्रग्स नहीं है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में कि द एक्सपेंडिचर रिलेटेड विद वॉर टाइम प्लान फॉर पोस्ट वॉर सोशल पॉलिसी, द बंचिंग ऑफ सच एक्सपेंडिचर डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होगा स्टूडेंट, 13 में 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ, वीजमैन पिकॉक। तो वीजमैन पिकॉक के अनुसार जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है वो जर्क और स्टेप लाइक मैनर में होती है, 14 में होगा ए। 15, एडम स्मिथ के करारोपण का सिद्धांत जो है उसके अकॉर्डिंग इसमें आप लगा लो 1। लेवियाथन परिकल्पना के संबंध में दोनों में से क्या सही है, लेवियाथन भी जो देखो लेवियाथन मॉडल जो है ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, लेवियाथन को क्या कहते थे कि एक ऐसा जानवर है जिसका सर जो है वो जानवर की शक्ल का है, और नहीं, सर जो है वो ह्यूमन है और जो उसका ट्रंक है वो बिल्कुल जानवर की शेप का। लेवियाथन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानते हैं, है ना। तो लेवियाथन मॉडल भी मैंने आपको यूट्यूब पर कराया है। तो लेवियाथन मॉडल के बारे में क्या है जो सही है, तो पहला यहाँ पर 16 में कह रहा है कि नौकरशाह और सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के आकार को कम करने का प्रयास करते हैं, गलत है। मतदाता अपना कर कुशलतापूर्वक खर्च करने के लिए सरकार पर भरोसा कभी नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि मतदाताओं का मानना है कि सरकार अननेसेसरली स्पेंडिंग करती है। तो यहाँ पर ये जो दोनों है 16 में दोनों गलत है। ठीक है, तो आपने जो लगाया है ए करेक्ट, ये ए करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स एंड गवर्नमेंट ट्राइज टू दे डोंट ट्राई टू मिनिमाइज द साइज ऑफ पब्लिक सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 17, सार्वजनिक चयन सिद्धांत बुकैनन एंड टुलॉक। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स फॉल्स अपॉन द सेम पर्सन, ये बिल्कुल सही है। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है, कर का पहला प्रभाव, और इंसिडेंस क्या होता है, कर का अंतिम प्रभाव। तो जो प्रत्यक्ष कर लगता है जैसे आयकर, तो उसका पहला प्रभाव जिस पर लगता है अंतिम प्रभाव भी उसी पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है, तो देखो कर वंचन में करों का बोझ कीमत के माध्यम से विवर्तित किया जाता है। कर वंचन क्या है, टैक्स इवेशन। जब हमने टैक्स इवेशन कर दिया तो शिफ्टिंग ऑफ टैक्स की तो बात ही नहीं है।
तो ये जो है इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, अब देखो आय के पहले 1000 पर 10%, 2000 पे 15%, 3000 पे 25%, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। क्वेश्चन नंबर 21, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में थोड़ा सा मुझे डाउट है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ बायोएंसी ऑफ टैक्सेशन की बात की जा रही है एंड कर उत्प्लावकता का जो सिद्धांत है उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन टोटल रेवेन्यू या टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बायोयांसी। तो यहाँ पर आपको प्रोपोर्शनेट चेंज इन टैक्स रेवेन्यू तो दिया है, लेकिन इसके साथ में प्रोपोर्शनेट टैक्स चेंज इन टैक्स बेस दिया है, जीडीपी नहीं दिया है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड को लेकर के चलूँगी, क्योंकि टैक्स बायोयांसी का जो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का गैर कर राजस्व नहीं है, मतलब कर राजस्व है, तो यहाँ पर आपका आएगा कस्टम ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि डबल टैक्सेशन मीन्स टैक्सिंग द सेम टैक्स बेस ट्वाइस, बिल्कुल सही है। इन डबल टैक्सेशन द टू टैक्सेस कैन हैव रेफरेंस टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, ये भी सही है। दोहरे कराधान का अर्थ है एक ही कराधार पर दो बार कर लगाना और दो करों का संदर्भ अलग अलग समयावधि में, बिल्कुल सही है। इसमें आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 24, कर प्रणाली को अत्यधिक उत्प्लावक माना जाता है जब जीडीपी में वृद्धि के जवाब में सकल कर प्राप्ति अनुपातिक रूप से बढ़ने को, यहाँ पर किया है ना कर उत्प्लावकता या टैक्स बायोयांसी, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। तो टैक्स बायोयांसी होता है कि टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जीडीपी। तो जीडीपी में जो वृद्धि हो रही है उसके जवाब में सकल कर प्राप्ति अनुपातिक रूप से जब अधिक बढ़ जाती है तो उस कर को अधिक उत्प्लावक या टैक्स जनरेट करने वाला, काफ़ी उसको बेनिफिशियल मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में मसग्रेव के अनुसार कुल राजस्व और व्यय को स्थिर रखते हुए एक कर को दूसरे कर से प्रतिस्थापित करने पर होने वाले वितरणात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो विभेदी करापात। 26 में आपको मैच करना है। मैच करने में कौन सी वस्तु है जो सही ढंग से सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखो क्लब गुड जो है ये एक्सक्लूडेबिलिटी तो होती है बट ये नॉन राइवल होता है, तो ये पहला वाला जो है इज नॉट करेक्टली पेड। लाफर कर्व किससे संबंध बताता है, तो टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको यहाँ पर मैच करना है। कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ सैक्रिफाइस, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ रिच मैन एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ पुअर मैन। इसमें समझने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही सिंपल सा सवाल था कि जो त्याग का सिद्धांत, 3 त्याग का सिद्धांत आपको दिया हुआ था, समान निरपेक्ष त्याग, समान अनुपातिक त्याग और समान सीमांत त्याग। सीमांत त्याग का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने जो मेरी सैलरी से टैक्स दिया वो कितना, उसका मार्जिनल इम्पैक्ट मेरे पे क्या पड़ रहा है। और एक गरीब ने जो कहते हैं कि भाई गरीब व्यक्ति की कर देता, मतलब कि उसने अपने इनकम से जो टैक्स दिया उसका मार्जिनल इफेक्ट उस पर क्या पड़ता है। ठीक है, तो हायर इनकम शुड पे मोर एंड लोअर इनकम शुड पे लेस। तो यहाँ पर आपको 28 में 3 होगा, सी, एफ और आई। ये जो है बिल्कुल जो ये वाला जो है ये सही है। समान सीमांत त्याग सर्वाधिक होता है किस पर, अमीरों पर, और न्यूनतम होता है गरीबों पर, क्योंकि ये सीमांत है ना। अब मेरी अगर मेरी इनकम ज़्यादा है तो मेरा जो टैक्स लगेगा वो तो ज़्यादा लगेगा ना, मार्जिनल वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी, है ना। जिसकी इनकम कम है उस पर अगर टैक्स लगेगा तो उसकी मार्जिनल वैल्यू भी कम आएगी। तो ये वाला जो है ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है। इक्वल प्रोपोर्शनल सैक्रिफाइस में देखो गलत मैच किया हुआ है। इक्वल प्रोपोर्शनल मतलब समान समानुपातिक त्याग है तो अमीरों पर ज़्यादा होगा, है ना। ये बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है, तो सही दिया हुआ है सी वाला, सी, एफ और आई। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, मांग में वृद्धि की जाए या कमी, इस हेतु सरकार का हस्तक्षेप स्थिरीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, लाभ दृष्टिकोण कंडाल ये जो है लिंडाल वाला है, तो 30 में हो जाएगा सी। सार्वजनिक ऋण के भार की परिभाषा कुल ऋण के कुल राष्ट्रीय आय से अनुपात में किसने की थी, 31 में होगा डोमर।
डोमर के द्वारा यह किया गया था। ही डिफाइंड बर्डन ऑफ पब्लिक डेट एज द रेशियो ऑफ द टोटल डेट टू द टोटल नेशनल इनकम। ये थोड़ा सा बड़ा ही यूनिक सा सवाल निकाला है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में गलत क्या है? देखो पहला वाला ही गलत है ना। बाकी की जो परिभाषाएं हैं वो सही हैं। तो कौन सी परिभाषा सही है? तो यहाँ पर 32 में जवाब होगा 1, बी और सी सही है। पहला वाला गलत है। आगम घाटा अगर होता है तो आगम व्यय में से आगम प्राप्ति को हम लेस करते हैं, है ना। तो इसको लेके क्या कंफ्यूजन था? ये तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बी सही है, ठीक है, और सी भी सही है। कुल व्यय जो होता है योजना और गैर योजनागत व्यय होता है। राजकोषीय घाटे में कुल व्यय में से आगम प्राप्ति और जो पैसे हमें लोन से आ रहे हैं उनको हम लेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सबटेरानियन इकोनॉमी। सबटेरानियन इकोनॉमी को हम शैडो इकोनॉमी भी कहते हैं, जिसकी गिनती हम नहीं कर पाते, जिसकी मेजरमेंट हम नहीं कर पाते, उसका एक और नाम पैरेलल इकोनॉमी भी है। 34, देखो अब यहाँ से मुझे क्वेश्चन दिखाई देने कम हो गए क्योंकि काफ़ी हिला हुआ सा इमेज है, बट मैंने बहुत कोशिश करके उसको पढ़ा है। 34 में जवाब होगा 4D और H। 35 कार्यात्मक वित्त, फंक्शनल फाइनेंस। फंक्शनल फाइनेंस में जवाब होगा C, ठीक है। 35 में 3 होगा क्योंकि आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य सार्वजनिक प्राप्ति और व्यय की ये जो नीति है। अर्थव्यवस्था में अपस्फीति प्रवृत्ति की स्थिति में सरकार द्वारा क्या किया जाना चाहिए? इंक्रीज इन ओन एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीजिंग टैक्सेस। क्योंकि अब देखो अर्थव्यवस्था में अपस्फीतिक प्रवृत्ति है तो सरकार अपने व्यय में वृद्धि कर सकती है, करों में कमी कर सकती है मंदी को हटाने के लिए। 37 में यहाँ होगा बिल्ट इन फ्लेक्सिबिलिटी। 38 जो है स्टूडेंट यहाँ पर आंसर होगा 4। 39 ट्रेजरी बिल क्या है? ट्रेजरी बिल जो है यहाँ पर जवाब होगा C, सरकार की एक प्रतिभूति जो 364 डेज या उससे कम परिपक्वता वाली होती है। 40 में जवाब होगा स्टूडेंट A, क्योंकि देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड FRBM इन 2003। नहीं, यहाँ पर ओनली B इज करेक्ट, ठीक है, ओके। 41 में क्या है? 41 है कि सार्वजनिक व्यय के कारण अर्थव्यवस्था में उपभोग का आकार बढ़ता है, क्योंकि अब यहाँ पर देखो 2-3 चीजें देखना। पहला है कि सार्वजनिक व्यय में आय का पुनर्वितरण गरीब के पक्ष में होता है, उनकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। बिल्कुल सही है। जैसे ही गरीबों की आय बढ़ती है वो क्या करते हैं? वो व्यय ज़्यादा करना शुरू करते हैं, तो उनकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बी कहता है कि सार्वजनिक व्यय से लाभार्थी की वास्तविक आय बढ़ती है, जैसे मुफ्त चिकित्सा देखभाल, शिक्षा प्राप्त करने से उपभोग करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ये भी सही है। सार्वजनिक व्यय से लोगों की मौद्रिक आय बढ़ती है, इसलिए उपभोग बढ़ता है। सार्वजनिक व्यय अमीरों के पक्ष में आय को पुनर्वितरण करता है, नहीं। यहाँ पर 41 में जवाब होगा C, A एवं B। 42 में 4 होगा क्योंकि भारत में GST का लाभ कौन सा नहीं है, तो GST विल नॉट हेल्प इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल भी सवाल हिला हुआ है। मैं काफ़ी ध्यान से भी अगर 43 और 44 को पढ़ती हूँ तो मैं अगर चश्मा लगा के भी देखूँ तो मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि ये सवाल क्या है। बिल्कुल भी हिला हुआ ये पेज। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि 43 और 44 इन दोनों क्वेश्चंस को आप मुझे दोबारा सेंड करें अलग से, और इसका जो भी जवाब होगा मैं कमेंट बॉक्स में उसको डाल दूँगी। 45 को मैंने बहुत ही मुश्किल से पढ़ा है, तो यहाँ पर जवाब 2021 से 26 तक होना चाहिए। भारत में 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में शायद ये सवाल है। ये बहुत ही हिला हुआ ये पेज है, इस पेज को आप दोबारा सेंड करें क्योंकि बिल्कुल भी मुझे कुछ पता नहीं चला इस पेज में। 47 में आ जाओ। 47 में अवसर लागत सिद्धांत के संबंध में, तो यहाँ पर जवाब होगा 1। 48 में जवाब होगा 4, ठीक है, क्योंकि हेक्सारोलिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो हेक्सारोलिन का कहना था कि वो कोई भी देश उसी वस्तु को बनाएगा जिसमें उसका फैक्टर एंडाउनमेंट है। फैक्टर एंडाउनमेंट मतलब कि जो साधन संपन्नता है उसी वस्तु को बनाएगा और उसी वस्तु को निर्यात करेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि उस उत्पाद को निर्यात करेगा जिसमें कम गहन हो, तो प्रचुर गहनता उसमें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन इज ट्रू? ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर ऑल्सो नोन एज बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन। बिल्कुल सही है, ठीक है। आपने अगर पहला लगाया तो पहला नहीं होगा, यहाँ पर 49 में होगा 3।
क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापार की शर्त के सूचकांक में अनुपयोगिता को हम लेते हैं तो इसको हम कहते हैं रियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ स्टूडेंट, मेरे आइज़ का आपने बिल्कुल टेस्ट ले लिया यहाँ पे, और 2-3 क्वेश्चन ही मैं बस नहीं पढ़ पाई, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने पढ़े। क्वेश्चन नंबर 51, रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, इसको हम कहते हैं लेबर थियरी ऑफ वैल्यू। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। 52 में होगा 4, व्यापार की आय शर्त में वृद्धि किसी देश के कल्याण का सूचक है, ऐसा नहीं है। ठीक है। 53 हैबर्लर का अवसर लागत सिद्धांत है। हैबर्लर के अवसर लागत सिद्धांत, यहाँ पर जवाब होगा सी। 54, व्यापार का द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड जैकब वाइनर का दिया हुआ था। अब देखो ये भी बहुत ही हिला हुआ है क्वेश्चन नंबर 55 और 56, आई कांट रीड, कितना भी कोशिश कर लूँ तो ये मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ आप लोग दोबारा से भेज दें ताकि कमेंट बॉक्स में मैं उनका जवाब डाल दूँ। 57 जो है हेक्सारोलिन, इसको भी बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ा, इंग्लिश वाले तरफ मैंने पढ़ लिया। प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग रिटर्न अलोंग आइसोकॉन्ट। 58 में होगा 2, ट्रेड एंड फैक्टर प्राइसेस, साधन कीमत समानीकरण प्रमेय जो है वो ट्रेड को और साधन की कीमत को लेकर के चलता है। ठीक है, ट्रेड एंड फैक्टर प्राइसेस को लेकर के, फैक्टर इनकम को लेकर के नहीं चलता, आप उसको पढ़ेंगे। अब देखो फिर से 59 और 60 भी बिल्कुल भी शेकी सा है। निम्नलिखित में से अब देखो ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या ही लिखा हुआ है 60 में। 59 और 60 जो मैं बता रही हूँ आप दोबारा से भेज दें, बिल्कुल हिला हुआ है ये। क्वेश्चन नंबर 61, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उपकरणों की स्थापना द्वारा रोजगार के अवसरों के सृजन का उद्देश्य क्रेडिट लिंक अनुदान प्रदान करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रधानमंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम। 62, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत हुई? 1995। वो कौन सा कार्यक्रम है जो किसानों को जैविक कृषि के लिए, तो परंपरागत कृषि विकास योजना, मतलब कृषकों को जैसे परंपरागत रूप से खेती की जाती थी उसके लिए ये योजना लाई गई, उनको प्रोत्साहन देने के लिए। 64 भी बिल्कुल हिला हुआ है लेकिन मैंने इसको पढ़ा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2022 में WTO का 12th मंत्री सम्मेलन हुआ है ना? 64 आई होप यही है, तो 3rd यहाँ पर जिनेवा होगा। 65, नीति आयोग द्वारा परिकलित प्रभावी 7 स्तंभों में से कौन सा स्तंभ नहीं है? तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 में देखो नीति आयोग द्वारा 28 राज्यों और केंद्र शासितों में कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की पहचान की गई है? ठीक है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की पहचान 115 की गई है नीति आयोग का, अगर आपको खोल करके देखेंगे तो यहाँ पर मैं 5 लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 67 में जो सही ऑप्शन है उसको मिलाना है और सही ऑप्शन जो होगा 2 होगा, ए में 3 होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ई नैम को मिला लो, बी में 4 होना चाहिए। किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए ऑनलाइन गवर्नमेंट का पोर्टल है, ई नाम मैंने बहुत बार पढ़ाया है। ई नाम क्या है कि जितने भी किसान हैं उन सबको पता रहना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी वस्तु कितने में मिल रही है, तो इसका एक पोर्टल बनाया गया जिससे सारे किसान उससे जुड़ सकते हैं। तो ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल है किसानों को मार्केट से जोड़ने के लिए। सी में जो होगा 1 होगा AMI, कृषि विपणन के लिए। ये जो AI है कृषि विपणन में शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ AFW भारत सरकार द्वारा स्वायत्त संगठन है। तो यहाँ पर 67 में जवाब होगा 2। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा भागीदार था? पहले US था 21-22 में, 22-23 में चाइना हो गया, ये करंट अफेयर में आ रहा था। 69, कौशल विकास द्वारा Which of the scheme designed with an aim to uplift the urban poor by enhancing sustainable livelihood opportunities through skill development? 69 में जवाब होगा 4, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में होगा बी, गोवा, गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, हर घर जल, 100% घरों में नल जल की आपूर्ति। 71,
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया है। राष्ट्रीय डेटाबेस 71 में ई श्रम पोर्टल। किस वर्ष प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मतलब 72 में 2015। 73 भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र भारतमाला परियोजना से संबंधित है? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। 74 में होगा स्टूडेंट 3, क्योंकि यहाँ पर देखो ए में होगा 2। कालिया योजना जो है ये उड़ीसा की योजना है, ठीक है, ये बहुत बार न्यूज़ में भी आ रहा था। तो मैंने कहा है कभी कभी ऐसे सवाल आते हैं जो कि आपको न्यूज़ में चल रहे होते हैं, है ना। तो उड़ीसा की कालिया योजना मुझे याद रह गई, तो मैंने इसी से इसको पकड़ने की कोशिश की। कालिया योजना जो है उड़ीसा का है। अब देखो यहाँ पर कितने आराम से पकड़ा गया। ए में जब 2 होगा तो बाकी सारे तो उसके अकॉर्डिंग ही होंगे, है ना, क्योंकि ए में 2 किसी और में नहीं दिया हुआ है, तो 74 में 3 होगा। 75 में देखो, भारत सरकार द्वारा देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधा, यहाँ पर आयुष्मान भारत नहीं होगा, यहाँ पर 75 में जो वो 3 होगा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, है ना, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधा, उसको बढ़ाने के लिए। तो 75 में हमारा जवाब होगा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। 76 में होगा 4, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। 77 देखो फिर से काफ़ी हिले हुए क्वेश्चंस हैं। रेलवे बजट वॉज मर्ज विद द यूनियन बजट। रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ मिला दिया गया। क्यों मिलाया गया? हाई स्पीड रेलवे परियोजनाओं के लिए, फैसिलिटेशन के लिए। 78 निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड अर्थव्यवस्था के उदारीकरण में सम्मिलित नहीं है? नंबर 2। 79 में होगा स्टूडेंट 4, ठीक है। भारत में सुधारों के बाद की अवधि में संतोषप्रद भुगतान संतुलन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं था? तो राइज इन एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, इसका कोई भी कारण इसमें नहीं था। क्वेश्चन नंबर 80 में होगा 3, ठीक है। निम्नलिखित में से किस बजट में भारत सरकार ने सरकारी व्यय की योजना और गैर योजना व्यय के वर्गीकरण को बंद किया? क्वेश्चन नंबर 81, फाइनेंशियल ईयर 2012 और 21 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना रहा? ये ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आपकी परीक्षा ही ले लेते हैं, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा डेप्थ में जाके ये सवाल किया गया है। इसमें होगा 2। 82 में 4, आयात उदारीकरण, वैश्वीकरण के प्रति 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय में होगा 4। 83 में होगा 3, ठीक है। भारत में लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से रिलेटेड होता है। लॉजिस्टिक की लागत को 2030 तक जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड तक लाने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 84 में होगा बी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 मिशन में से एक नहीं है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन इसमें नहीं आता है। बाकी राष्ट्रीय जल मिशन है, राष्ट्रीय सौर मिशन है, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन भी है। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा घटक किसान क्रेडिट कार्ड योजना का दीर्घकालिक क्रेडिट सीमा भाग दर्शाता है? निवेश ऋण की आवश्यकता। 87, भारत के रजिस्ट्रार जनरल गृह मंत्रालय कार्यालय के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे अधिक जन दर, तो यहाँ पर होगा बिहार। Which measure has not been adopted by government in India under the macroeconomic stabilization program during economic reform? Question number 88 में होगा 2, विनिवेश और सार्वजनिक उपक्रम सुधार। देखो क्वेश्चन नंबर 89 भी काफ़ी कुछ हिला हुआ है स्टूडेंट, लेकिन फिर भी मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की है। कृषकों के लिए 1998 में जो केसीसी लाया गया उसका उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य से शुरू किया गया? ठीक है, तो बीज, उर्वरक, कीटनाशक जो भी उनको खरीदना है उनको रियायती दर पर इसको दिया जा सके। ठीक है, 89 में होगा बी। 90 में होगा 2, कृषिगत ऋण के गैर संस्थागत स्रोतों का नियंत्रण, नाबार्ड का ये मुख्य कार्य नहीं है। 91 में होगा स्टूडेंट 1, कृषि उड़ान योजना। काफ़ी पुराना हो गया ये, इसको अभी भी पूछा गया। कृषि उड़ान योजना तो बहुत पुरानी हो गई अभी, ठीक है, लेकिन इससे सवाल दिया गया है। कृषि उड़ान योजना में बताया गया था कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो भी फसलें होती हैं उनको हर जगह पहुंचाने के लिए कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी। और इनमें काफ़ी तेज़ी से जैसे नॉर्थ ईस्ट में कोई फसल हुई है उसको हम साउथ तक भी पहुंचा सके, है ना।
92 में ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत का विश्व में दिसंबर 2022 में कौन सा स्थान था? तो यहाँ पर होगा फोर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के उत्पाद में से नहीं है? 93 में युवा। 94 टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड बी डन इन आवर कंट्री? 94 में होगा 1। निम्नलिखित पर विचार करें। 95 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत। कोविड-19 महामारी के दौरान संकट को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए? तो यहाँ पर होगा 3, ए और बी दोनों सही है। अच्छा, अभी देखो 96 में यहाँ पर कोयला एवं 96 है, भारत में का कौन सा राज्य पूर्ण जैविक कृषि वाला विश्व का पहला राज्य बना है? तो यहाँ पर होगा सिक्किम। 97 है, कोयला एवं ऊर्जा क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल किस समिति ने बोला? पारेख समिति। 98 भारत में किस वर्ष में ग्रामीण आधारभूत संरचना कोष का RIDF, मैंने बहुत बार बताया स्टूडेंट, ऑनलाइन भी बताया है और इसको मैं बताती हूँ कि RIDF फंड इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब कोविड-19 चल रहा था नाबार्ड के द्वारा ये फंड मेंटेन किया जाता है, लेकिन इसमें जो फंडिंग होती है वो RBI के द्वारा की जाती है, और जब कोविड-19 चल रहा था तो इसमें फंडिंग की राशि भी बढ़ाई गई थी। तो 98 में जवाब होगा 3। 99 में होगा 931। 100 में होगा ए और बी। वित्तीय वर्ष 2022 में जो WPI 13% बढ़ा, उसका कारण था महामारी के बाद की आर्थिक गतिविधियां फिर शुरू हुई और रशिया यूक्रेन युद्ध। 101 में होगा 3, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 102 में होगा ए। भारत में कोविड-19 के बावजूद भी सबसे कम प्रभावित क्षेत्र कृषि था क्योंकि किसान जो है कोविड-19 के बावजूद भी काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 103 निम्नलिखित में से दी गई विशेषताओं में अल्प विकसित देश की विशेषताएं, तो यहाँ पर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 104 में जवाब होगा 2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फीचर, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 20 नहीं है, 10 है। 105 में होगा हमारा ए एंड डी, क्योंकि देखो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना एजेंसी, तो यहाँ पर 105 में होगा 3। 106 में होगा 2, 18.4%। 107 में होगा 4, अ ब और स तीनों जो है वो सही हैं। 108 में होगा स्टूडेंट 3, ए और बी सही है। वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान भारत में आर्थिक विकास का मुख्य रूप से नेतृत्व किया निजी उपभोग और पूंजी निर्माण में। उसके बाद 109 में देखो सबसे पहले तो रैखिक समीकरण को सरल रेखा वाला जो है उसको मिला लो। 109 में पहला सही होगा, है ना। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का फॉर्म है ये, है ना, तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। और y इज इक्वल टू 2x, तो देख करके ही पता चल जाता है आपको कि यहाँ पर जो d है ये क्या है? आपका एक्सपोनेंशियल है। तो ये दोनों मिल जाते हैं, सबसे इजी। और आप लोगों में से जिनका भी ये क्वेश्चन है आपने इसी तरह से मिलाया है, तो यही तरीका भी है। जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, पहले आपको जो आ रहा है उसको मिला लीजिए तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन पकड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, आवृत्ति बंटन को निम्नलिखित तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो आवृत्ति बंटन को आपने थोड़ा गलत लगा दिया है, क्योंकि 110 में स्टूडेंट 1 होगा। ए और डी आवृत्ति बंटन को हिस्टोग्राम से भी दिखाते हैं और पाई चार्ट से भी दिखाते हैं, तो 110 में 1 होगा। 111 किसी सारणी का जो स्टब कहते हैं, स्टब जो होता है स्टूडेंट 111 में 2 होगा, पंक्तियों की व्याख्या करता है और सारणी का वो बायां भाग होता है। अपवर्जी श्रेणी एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है, 112 में होगा 1, अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। 113 में यहाँ पर जवाब होगा 3, क्योंकि ए जो है ए में सी होगा। माध्यिका किसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो माध्यिका का उपयोग औसत बौद्धिक स्तर के लिए किया जाता है, ठीक है। बहुलक का उपयोग जूतों का अगर औसत आकार निकालना है, बहुलक मतलब जो डाटा फ्रीक्वेंटली आ रहा है, बहुत बार आ रहा है, तो जूतों का औसत आकार के लिए इसको यूज किया जा सकता है। सी में होगा डी, गुणोत्तर माध्य जो है ए बी और सी में होगा डी, और हरात्मक माध्य जो है वो औसत गति के लिए यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114,
देखो यहाँ पर जो हमारा आंसर है इन चारों में से कोई भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा 39.82। इसको अगर मैं बनाऊँ, यहाँ पर मैं बनाती हूँ, देखो यहाँ पर सिग्मा समेशन एन, यहाँ पर होगा 40 × 100 इज इक्वल टू 4000। ठीक है, करेक्ट, अगर हम करेक्ट सम निकालना चाहते हैं, हमें अगर करेक्शन करना है, करेक्ट सम निकालना है, तो हम 4000 में से 30 घटाएंगे प्लस 27 प्लस 3, तो हमारा जवाब होगा 3982 डिवाइडेड बाई 1000 मीन्स 39.8। अब यहाँ पर कहीं भी मुझे 39.8 नहीं दिख रहा। 39.8 को हम 40 अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 40.1 40.1 तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो यहाँ पर जो जवाब है मैं लिख देती हूँ, और कैसे आया वो भी मैंने बता दिया, 39.8 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 आप लोग भी बना के देख लेना, करेक्शन वाले जो मैथ हैं। ठीक है, TN ओहरी की बुक में बहुत अच्छे से करेक्शन वाले मैथ दिए हुए हैं। 115 में 1 होगा, 116 अगर बीटा की वैल्यू जो है वो 3 से ज़्यादा होती है तो इसको हम लेप्टोकर्टिक कहते हैं। वेरी राइट। 117 में होगा 1, यदि दो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटे तो सहसंबंध गुणांक 0 होगा। 118 में जवाब होगा 4। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये आपको आर नहीं दिया हुआ है ना, ये आपको आर नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो इक्वेशन बनाते हैं ना, 118 का जो इक्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग इसका जवाब 3 होगा। 119 सामान्य असममित बंटन में बहुलक दिया है, माध्यिका दिया है, तो माध्य का मान क्या होगा। तो देखो इसको आप इस वैल्यू पर रखना, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। मैंने हमेशा बताया है, अभी जो मैं आप लोगों को डायरेक्शन भी दे रही थी UGC नेट के लिए भी, ये बहुत ही फेवरेट सा क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, मीन मीडियन मोड का जो रिलेशन है उसको निकालिए। तो ये तो एक फॉर्मूला मैंने लिखा, 2-3 फॉर्मूले से निकालते हैं। तो 119 में जवाब होगा आपका 53। 120 में जवाब होगा 3, ओनली 1 इज राइट। मूल्यों के एक समूह के समांतर माध्य से विचलन लेने पर उनके विचलनों का बीजगणितीय योग 0 होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है, मूल्यों के एक समूह के समांतर माध्य से लिए गए विचलन के वर्गों का योग न्यूनतम होता है, अधिकतम नहीं होता है, तो बी जो है वो गलत है। 121 चतुर्थक विचलन का गुण, तो यहाँ पर 4 होगा, या गणितीय कार्य साधन में सक्षम है। 122 में जो हमारा जवाब है वो होगा 2, A, B और C। जो हमारा टाइम सीरीज है उसमें सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड और साइक्लिकल ट्रेंड देखा जाता है। 123 जो है x1 x2 पर बहुगुणी रेखीय प्रतिगमन है। अच्छा, इसको मैंने स्टूडेंट सॉल्व नहीं किया है, इसका आंसर मैं डाल दूंगी। 124 में क्या कह रहा है, प्रतिगमन रेखाएं दी हुई हैं, सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर भी जो वैल्यू आपने 3/2 लगाया हुआ है, लेकिन मेरे अनुसार 5/4 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो -5x + 6y इज इक्वल टू 90 है। दो स्लोप निकालेंगे, दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका रूट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6y निकालना है तो हमारा यहाँ पर 90 है ना, 6y निकालना है तो 90 + 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6x + 15, है ना। तो पहला स्लोप जो हमारा आ गया, ये स्लोप है ना y इज इक्वल टू a + bx, तो पहला स्लोप है हमारा 5/6, पहला स्लोप तो आ गया। दूसरा स्लोप निकालने के लिए सेकेंड वाले इक्वेशन में हम जाएंगे। सेकेंड वाला इक्वेशन कह रहा है कि 15x - 8y इज इक्वल टू 130। तो हम 8y अगर निकालेंगे, इससे अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं, इसको आप करके देख लेना, 15x - 130, तो m2 की जो वैल्यू सेकेंड स्लोप आएगा आपका 15/8। ठीक है, इसको आप निकाल लेना। अब इसमें क्या करते हैं, दो स्लोप हमारा आ गया, एक स्लोप आया हमारा 15/8, दूसरा स्लोप आया हमारा 5/6। इन दोनों को हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को गुना करने के बाद आपको क्या करना है, m2 इज इक्वल टू 15/8 और ये 5/6 गुना करने के बाद r निकालने के लिए इसका आपको रूट कर लेना है। ठीक है, तो 8 × 48 और 15 × 75।
तो यहाँ पर आपको इसका जवाब जो है मुझे आ रहा है 5/4। ठीक है, 25/16, तो ये आ जाएगा 5/4। क्वेश्चन नंबर 125, 125 में जवाब होगा 2। क्वेश्चन नंबर 126, 126 में स्टूडेंट यहाँ पर जवाब होगा आपका 126 में 2, क्योंकि देखो सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति, ऋतुकालिक चक्रीय, अर्धचक्रीय, तो यहाँ पर होगा 2। 127, 127 में भी जवाब होगा 2। इसके बाद के क्वेश्चंस मिसिंग है स्टूडेंट। 137 से यहाँ पर दिख रहा है मुझे बर्नौली बंटन, जो क्वेश्चन मिसिंग है आप मुझे दोबारा भेज देना, मैं इसको डाल दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज बर्नौली। सबसे पहले तो आपने जो क्वेश्चन भेजते हो ना, थोड़ा सा हिला हुआ मत भेजिए। मैं बड़ी मुश्किल से मैंने उसको ठीक किया है, क्वेश्चंस को सीधे करके मैंने लिखा है, एंड जो भी मिसिंग है उसको दोबारा भेज देंगे। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन 137 में आएगा 1 बाइनोमियल है। 138 में होगा 2। डिफरेंट ट्रायल्स आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, दिस इज नॉट करेक्ट, इंडिपेंडेंट होते हैं। 139 में होगा 1, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। स्टैंडर्ड एरर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, क्योंकि देखो हाइपोथेसिस हम निकालते हैं तो हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना पड़ता है कि जो हमने सैंपल लिया उसमें त्रुटियां क्या है। 139 के बाद 140, 140 में स्टूडेंट यहाँ पर जवाब होगा 2। 141, 141 में भी जवाब होगा आपका 2। ए, बी और सी तीनों सही हैं। 142, 142 यदि औसत लागत फलन दिया है तो किस उत्पादन के स्तर पर औसत लागत न्यूनतम होगा। तो देखो न्यूनतम निकालने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, औसत लागत का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, -8 + 2x, और किसी का भी न्यूनतम निकालने के लिए उसको 0 से इक्वेट कर दोगे तो 2x = 8 हो जाएगा, तो x = 4 हो जाएगा, है ना। न्यूनतम वैल्यू इसी तरह से निकालते हैं। न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए 0 से इक्वेट करो और जो भी आपको फंक्शन दिया है उसको आप अवकलित करो, तो यहाँ पर जवाब होगा 3। वस्तु की मांग फलन दी गई है, लागत फलन दिया गया है, लाभ अधिकतम कहाँ पर होगा। बहुत ही इजी है, मैंने बहुत बार बताया है इस क्वेश्चन को, ऑनलाइन भी बताया है कि लाभ अधिकतम करने वाला उत्पादन निकालना है तो MR = MC। शॉर्टकट में आराम से निकाल लो, MR = MC। MR निकालने के लिए पहले आपको TR निकालना है। TR निकालने के लिए प्राइस इंटू क्वांटिटी करना है। यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है 28 - 5x, तो क्या हो जाएगा, 28x - 5x² हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का MR निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, MR निकालेंगे तो 28 - 10x हो जाएगा, है ना, 28x - 10x। अब आपको टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है तो मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे, इसका अवकलन करोगे तो 2x + 4 आ जाएगा। अब MR = MC करेंगे तो 28 - 10x = 2x + 4। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x + 10x ले लो एक तरफ और 28 - 4 ले लो, 12x = 24, तो x = 2। बहुत ही सिंपल वाला ये सवाल दिया है। x = 3 नहीं होगा, MR = MC करके इसको बनाना था आपको, है ना। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, मैंने इसको ऑनलाइन भी बताया है, आप में से जिसका भी पेपर है ये ऑनलाइन भी बताया है, और मैंने अपने ऐप पर तो इस क्वेश्चन को बहुत बार कराया है स्टूडेंट, कि जब भी आपसे वो उत्पाद पूछा जाता है जहाँ पर लाभ अधिकतम हो, तो जहाँ पर सीमांत आय बराबर सीमांत लागत होता है वहाँ पर वो अधिकतम होता है। 144T वितरण के संबंध में तो आपका सही लगाया आपने, ए एवं बी दोनों सही है। ठीक है, प्रतिदर्श का आकार 30 से कम होना चाहिए और विलियम सी गॉसेट के द्वारा इसको बनाया गया। 145 काई वर्ग परीक्षण का प्रयोग नहीं करना चाहिए यदि n का मान जो है 5 से कम हो। 146 मान लीजिए किसी उपभोक्ता का मांग फलन दिया है, कीमत दी है, उपभोक्ता की बचत क्या होगी। तो देखो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगेगा, है ना, इंटीग्रेशन से बनेगा। कंज्यूमर सरप्लस का मैथ है, मैं इसको भी बना दूँ, एक पेज लेकर के मैं इसको बना दूँ सो दैट आप लोगों ने जो मुझे भेजा है। देखो क्वेश्चन नंबर 146 बहुत ही सिंपल वाला और अच्छा वाला मैथ दिया था। 146 में आपको क्या दिया हुआ है, प्राइस फंक्शन 80 - q, ठीक है, p = 80 - q दिया हुआ है, और प्राइस दी हुई है 60 रुपीज़, प्राइस = 60। कंज्यूमर सरप्लस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, p इंटीग्रेट करते हैं ना, p dx - px को,
ठीक है। तो पी डी एक्स मतलब ये जो प्राइस का आपको फलन दिया हुआ है, इसको आपको समाकलन करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट का फॉर्मूला क्या है, एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, यही करते हैं ना। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, डायरेक्ट लिखते हैं इसको इंटीग्रेट करने को, 80x माइनस क्यू एक्स मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे रखोगे तो इतना आएगा, माइनस प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस आपको दिया हुआ है 60, और इसी प्राइस को रख के क्वांटिटी निकाल लोगे, ठीक है। इसी प्राइस को रख करके क्वांटिटी निकाल लोगे, तो क्वांटिटी आपको आ जाएगी Q इज इक्वल टू 80 माइनस पी, ठीक है। तो इज इक्वल टू 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20, मतलब इसका अपर लिमिट आपको 20 मिल गया, 0 से 20 तक, और यहाँ पर 60 इंटू 20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 20 हमें लिख देना है, 80 इंटू 20 माइनस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम माइनस करेंगे 1200 से, तो इसको जब आप पूरा बना लोगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर हो जाएगा 1400 माइनस 1200 इज इक्वल टू 200। बहुत ही सिंपल वाला मैथ ही आपको दिया हुआ था, 200 ऑप्शन नंबर 3। तो आई एम सो हैप्पी, जिन्होंने भी बनाया है बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। 147 में होगा 2, ऑप्शन बिल्कुल सही आपने लगाया है। 148 में भी होगा आपका 2, ठीक है। लॉग वाला क्वेश्चन है। 149 में होगा 400, ठीक है। तो स्टूडेंट 150 क्वेश्चन भी काफ़ी हिला हुआ है, तो मुझे उतना क्लियर नहीं हुआ। तो ये आपके क्वेश्चंस का जो भी सेट है, किसी और को भी अपना कोई सेट भेज करके उसको बनवाना है तो आप भेज सकते हैं, मैं उसको भी कर दूंगी। और इसमें जो क्वेश्चन मिसिंग है स्टूडेंट, जो क्वेश्चन मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे, उन सारे क्वेश्चंस को आप भेज दीजिए, तो मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगी। तो मैंने 1 घंटे में इस क्वेश्चन को किया है, और आई होप जो भी मैंने लगाया है मैंने काफ़ी सोच समझ के लगाया है। और आंसर की को आने दीजिए, आंसर की का थोड़ा वेट कर लीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हुए, इसका पैटर्न देखते हुए मैं कह रही हूँ कि कट ऑफ जो है वो अच्छा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन उतना भी भारी नहीं है, कट ऑफ मार्क्स इसमें बढ़िया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।